स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उसका हम लोग 2023 का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं और ये 2026 का जो एनुअल एग्ज़ाम है इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसको 5 इयर्स का हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इसमें हम लोग जो है 2023 का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं 1 से 70 तक, उसके बाद वेरी शॉर्ट भी पढ़ चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसका हम लोग पढ़ रहे हैं जो 21 से लेकर के 26 तक है। और इसमें से हम लोग 24 और 25वें नंबर क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे और बाकी एक क्वेश्चन जो बचेगा उसको हम किसी वीडियो में बना देंगे। उसके बाद आपका 2023 का जो क्वेश्चन है वह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका दूसरा ईयर का क्वेश्चन लेंगे। हिस्ट्री भी आपका चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस भी चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग 24वें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। ध्वनि प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन साउंड पॉल्यूशन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो प्रदूषण है ये प्रदूषण मुख्य रूप से आपको कई प्रकार के होते हैं। एक आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण, एक आपका वाटर पॉल्यूशन होता है, जिसे हम जल प्रदूषण इसको कर सकते हैं। और उसके बाद एक मिट्टी का भी प्रदूषण होता है। मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। कुछ जो मिट्टी के लिए जो उसके उपजाऊपन को, उसके उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देता है, तो उसमें क्या होता है उसको सॉइल पॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। और एक होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। तो ये जितने भी प्रदूषण है, जैसे एयर पॉल्यूशन है तो वो हमारे एयर को क्या करता है, पॉल्यूटेट कर देता है, वह हमारे यूज के लायक नहीं रह जाता है। और वाटर पॉल्यूशन में है कि जब हम पीने का जो पानी होता है उसमें जब हम गंदगी वगैरह को, वेस्टेज वगैरह को बहा देते हैं तो हमारा पानी जो है वह प्रदूषित हो जाता है। तो वो हमारा आपका जल प्रदूषण होता है या वाटर पॉल्यूशन। और एक मिट्टी का प्रदूषण होता है। लेकिन आज हमें साउंड पॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो साउंड पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, हम लोग जिस स्थान पर भी रहते हैं, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहे या शहरी क्षेत्रों में रहे, हम या तो रूरल एरियाज में रहे या अर्बन एरियाज में रहे, किसी भी एरिया में रहते हैं, ये साउंड जो होता है ना, साउंड पॉल्यूशन जो है हमारे कह सकते हैं कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक हमारा स्वास्थ्य है, उसको बुरी तरह से ये प्रभावित करता है साउंड पॉल्यूशन। और ऐसा माना जाता है कि बहुत लंबे समय तक अगर उस क्षेत्र में आप रहते हैं, वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आदमी को जो आपको पावर ऑफ लिसनिंग जो होता है, सुनने की जो शक्ति होता है, वो छीन होती चली जाती है, कमज़ोर होती जाती है। तो इस तरह से हम लोग ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग के महत्व का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वेज कैनल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए, यानी दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत रखते हैं। तो चूँकि उनके आने जाने के लिए दो तरह के आपके मार्ग होते हैं, दो तरह के रास्ते होते हैं। एक जल मार्ग के द्वारा हम लोग आते जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, और एक स्थल मार्ग के द्वारा हम लोग व्यवसाय करते हैं। तो जो ये स्वेज कैनल जो बनाया गया, स्वेज नहर, तो स्वेज नहर जो है इसका क्या महत्व है इंटरनेशनल ट्रेड में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को।
ये ध्वनि प्रदूषण पर हमें टिप्पणी लिखना था, इसको देख लेते हैं। जब ध्वनि का स्तर सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है और हमारे कानों को असहनीय लगने लगता है, तब इस स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखिए, सामान्य सीमा से अधिक, सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है। जब ध्वनि का स्तर सामान्य सीमा से, जो जनरल लिमिट है, उससे जब मैक्सिमम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हम वह, उसके बाद क्या होता है, वो ध्वनि हमारे कानों को असहनीय लगने लगता है। जैसे डीजे वगैरह आप देखेंगे बज रहा है, या कोई कार्यक्रम रातों भर चलते रहता है, तो उसमें भी साउंड पॉल्यूशन वगैरह जो है वो होते रहता है। तो अगर ये जो पॉल्यूशन है, इसका स्तर अगर सीमा से ज़्यादा हो जाए, जैसे हमें बजाना चाहिए लेकिन नॉर्मल रेंज में इसे बजाना चाहिए, एक सामान्य सीमा के अंदर ही साउंड होना चाहिए, लेकिन जब हम सामान्य सीमा को पार करते हैं तो क्या होता है कि कान हमारे उसको सहन करने की स्थिति में नहीं होता, असहनीय लगने लगता है, और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी जब ध्वनि का स्तर सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है और हमारे कानों को असहनीय लगने लगता है, तब इस स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है ये डिफिनीशन है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से अनियंत्रित शोर के कारण उत्पन्न होता है। अनियंत्रित शोर, अनकंट्रोल नॉइज इसको बोल सकते हैं। नॉइजेस अगर अनकंट्रोल हो जाए, जैसे हम लोग जब क्लास में होते हैं और जब स्टूडेंट्स को आप देखिएगा कि जब अपने शोर को अनकंट्रोल कर देते हैं, अनियंत्रित कर देते हैं, तो क्या होता है, वो आप में असहजता उत्पन्न हो जाती है। आप मानसिक मेंटल रूप से आप पढ़ने के स्थिति में नहीं रह जाते हैं और समझने की स्थिति में भी आप नहीं रह जाते हैं। तो यह प्रदूषण मुख्य रूप से अनियंत्रित शोर के कारण उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों, जो डेली एक्टिविटी है, एवरीडे एक्टिविटी जो होता है किसी पर्सन का, उसके कारण भी अनियंत्रित शोर होता है। उसके बाद ये मानसिक, ये कारण जो ये उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है कि जो हमारा एवरीडे एक्टिविटी है, उसके बाद हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है, इसको प्रभावित करता है। देखिए, ये तीन चीज़ों को मुख्य रूप से यहाँ चर्चा किया है कि जब अनियंत्रित शोर होता है तो उसके कारण हमारा जो दैनिक गतिविधियाँ हैं, आपको जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर अगर बगल में बहुत कुछ अच्छे साउंड में, बड़ा अधिक साउंड में, यानी सामान्य सीमा से अधिक साउंड में अगर कोई हॉर्न वगैरह या कुछ बजाने लगे, तो आपका जो पढ़ाई लिखाई है, ये आपका क्या एवरीडे आपका एक्टिविटी है, तो ये जो दैनिक गतिविधियां हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें अच्छे से अगर नींद आपको नहीं आए, तो नींद नहीं आने के पर क्या होगा, आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो इस तरह से ये तीन चीज़ों को प्रभावित करता है, याद रखना है, एक एवरीडे एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इस तीनों को ये प्रभावित करता है। और इसके कारण क्या है, तो इसके प्रमुख कारणों में मेन कारण अगर देखा जाए तो सड़क यातायात है। यानी सड़क के किनारे यदि आपका घर है या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, सार्वजनिक संस्थान अगर सड़क के किनारे हैं, तो उस सड़क से चूँकि इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, इतना यातायात पर गाड़ियाँ चलती रहती है कि इसके कारण भी आपको ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। उसके बाद कारखाने वगैरह चल रहे हैं, तो इसके कारण भी बहुत आपको सीमा से अधिक साउंड उत्पन्न होता है। उसके बाद लाउड स्पीकर, ये प्रचलन है, छोटा सा भी आज के समय में कोई कार्यक्रम है तो हम अपने साउंड को सीमा से अधिक बढ़ा देते हैं, और ये लाउड स्पीकर जो है ये भी ध्वनि प्रदूषण के लिए एक कारण है। और निर्माण कार्य,
शामिल है। निर्माण कार्य में आता है, जैसे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मोटर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उसके कारण भी साउंड आपको उत्पन्न होता है, साउंड पोल्यूशन जो है उत्पन्न होता है। सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे कानों के लिए असहनीय हो जाता है। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण क्या करता है, हमारे पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होता है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ साथ जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु है, उनके लिए भी यह हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। तो इस तरह से जब ध्वनि का स्तर सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है और हमारे कानों को असहनीय लगने लगता है, तब इस स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषण मुख्य रूप से अनियंत्रित शोर के कारण उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख कारणों में सड़क यातायात, कारखाने, लाउड स्पीकर और निर्माण कार्य शामिल है। ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होता है। तो ये जो आप जितना वर्ड्स में देख रहे हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट है, इतना लिख देते हैं, आपको बहुत बेहतर मार्क्स आपको आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हम लोग देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नगर महत्वपूर्ण है, क्यों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वेज कैनल, इसी को स्वेज नहर भी कहा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाता है, जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। आपको पता है कि जो यूरोप के लोग हैं वह एशिया महादेश के साथ प्राचीन काल से ही व्यापार कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम से ही यूरोप के लोग एशिया में व्यापार करने आते हैं, खास करके हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, क्योंकि ये लोग मसालों का व्यापार करते थे प्राचीन काल में। तो जो इनको स्थल मार्ग से होकर के आना पड़ता था, मिडिल एशिया, मध्य एशिया के मार्ग से अरब के रास्ते आना पड़ता था। तो जब तुर्की पर अरब के लोगों ने कब्जा कर लिया, तब इनका स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया और भारत आने के लिए तब इन्होंने क्या किया कि समुद्री रास्ते का इन्होंने खोज करना शुरू किया कि आखिर कौन सा रास्ता हम चुने जिससे हम बहुत कम दूरी तय करके, कम खर्च करके हम भारत पहुंच जाए, एशिया के देशों में हम पहुंच जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि आपको पता है कि वास्को डी गामा आपको आया था भारत आपको 1498 ईस्वी में, और वो जो आया था तो किस तरह से अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप आया, और केप ऑफ गुड होप आने के बाद एक जो भारतीय मुस्लिम व्यापारी है अब्दुल मजीद, वो क्या करता है कि भारत का रास्ता उसे दिखाता है। तो ये जो लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इससे भी कम दूरी के ये लोग तलाश में थे, और इसलिए इन लोगों ने मिल करके आपको एक नहर बनवाया। ये नहर आपको स्वेज, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाता था। और इस नहर के बनाने से क्या होता है, इस मार्ग के निर्माण से जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर जाने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये जो मार्ग बना लिया स्वेज कैनल, तो ये जो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके, दक्षिणी किनारे का चक्कर लगा करके, और फिर जो है आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप आइलैंड पर आता था, और फिर वहाँ से इंडिया आता था। तो इतना जो लंबा मार्ग है, ये स्वेज कैनल के निर्माण से ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर जाने की इनको आवश्यकता नहीं होती, जिससे लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा कम हो जाती है। अब देखिए, इस नहर को जब ये बना लिया स्वेज कैनल को, तो यूरोप के लोगों को एशिया आने में, भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर कम दूरी तय करना पड़ता है। अब जब दूरी कम होगी तब क्या होगा, इनको व्यापार अगर करेंगे, ट्रेड करेंगे अगर एशिया से यूरोप के लोग, तो दूरी कम होने से क्या होगा, इनके ट्रांसपोर्टेशन में, इनके आने जाने की जो सुविधा यातायात है उसमें कम एक्सपेंस होंगे, कम खर्च होंगे, और इनको अधिक मुनाफा जो है
होगी तो इनका ट्रेड जो है क्या होगा और डेवलप करेगा। तो यही तो क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के निर्माण से आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये स्वेज नहर क्यों महत्वपूर्ण है, इसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए, यूरोप के लोगों को एशिया आने में 7000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ रही है, तो इनका खर्च भी कम होगा यहाँ आने जाने में, और खर्च कम होगा तो इन्हें मुनाफा ज़्यादा होगा, और मुनाफा ज़्यादा होगा तो ये अपने जो ट्रेड है, इनका जो व्यापार है, इसको और कई देशों में फैला पाएंगे, और इनका जो है आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये स्वेज कैनल का। आगे देखिए, इसके कारण समय भी कम लगेगा, 7000 किलोमीटर कम चलना होगा, और लागत की बड़ी बचत होती है, और इतना कम दूरी चलना होगा तो इन्हें खर्च भी थोड़ा कम होंगे। उसके बाद स्वेज नहर के माध्यम से विश्व का लगभग 15% व्यापार होता है। अब देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी व्यवसाय होता है, उसमें से अकेले 15%, यानी हम कह सकते हैं लगभग 1/6 भाग, 15 × 6 = 90 होता है, तो 1/6 15% जो ट्रेड है वो इस स्वेज नहर के माध्यम से होता है। विश्व के व्यापार का 15%। आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड का तो कितना परसेंट जो ट्रेड है वो आपको स्वेज कैनल के माध्यम से होता है, तो 15%। आप याद रख सकते हैं इसको। और यह यूरोप के औद्योगिक देशों और एशिया के विकासशील देशों के बीच मुख्य संपर्क मार्ग है, और ये मेन जो है कॉन्टैक्ट रूट है। ये किसके किसके बीच? जो यूरोप के औद्योगिक देश हैं, यूरोप के जिन जिन देशों में इंडस्ट्री है उसके, और एशिया के जितने भी विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, उसके बीच का ये मुख्य कॉन्टैक्ट रोड है, कॉन्टैक्ट मार्ग है ये स्वेज कैनल। ये समझिएगा, इसका राजनीतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका रोल है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। मिस्र को इससे भारी राजस्व प्राप्त होता है, और यह ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। ये देखिए, एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट मार्ग है, और ये सबसे ज़्यादा इससे रेवेन्यू अगर किसी को प्राप्त होता है तो मिस्र को प्राप्त होता है, क्योंकि स्वेज नहर का अधिकांश जो हिस्सा है वो सारा का सारा हिस्सा लगभग मिस्र देश से होकर के गुजरता है। इसलिए बनाया था यूरोपीय लोगों ने, बनाया मिस्र वालों ने नहीं, यूरोपियों ने बनाया, चूँकि इनको रास्ता शॉर्ट करना था एशिया आने के लिए, लेकिन मिस्र ने दावा ठोक दिया चूँकि यह उनके देश से होकर के गुजरता है स्वेज नहर। तो इस तरह से मिस्र को इससे भारी राजस्व प्राप्त होता है, और यह ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है। तो इस तरह से इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, देख लीजिए। भूमध्य सागर और लाल सागर, ये देखिए स्वेज कैनल, स्वेज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाता है, जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। इस मार्ग के निर्माण से जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा कम हो जाती है। इसके कारण समय और लागत की बड़ी बचत होती है। स्वेज नहर के माध्यम से विश्व का लगभग 15% व्यापार होता है, और यह यूरोप के औद्योगिक देशों और एशिया के विकासशील देशों के बीच मुख्य संपर्क मार्ग है। इसका राजनीतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण रोल होता है। मिस्र को इससे भारी राजस्व प्राप्त होता है, और यह ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है। तो इस तरह से हमने स्वेज नहर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है, इसको हमने देखा। अब नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट स्वेज कैनल के बारे में। द स्वेज कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, रेड सी यानी लाल सागर, इस दोनों को कनेक्ट करता है स्वेज कैनल।
द स्वेज कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी, प्रोवाइडिंग द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और यह सबसे छोटा समुद्री मार्ग, मैरीटाइम रूट का मतलब होता है समुद्री मार्ग, इसका मीनिंग होता है समुद्री मार्ग। ये शॉर्टेस्ट जो यूरोप और एशिया के बीच मैरीटाइम रूट है, ये आपको प्रोवाइड करता है कौन? स्वेज कैनल। इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द सी जर्नी बाई अबाउट 7000 किलोमीटर्स। यह समुद्री यात्रा जो है 7000 किलोमीटर की दूरी कम करती है, और ये सेविंग टाइम, इससे समय की बचत होती है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और जो आने जाने की यातायात में जो खर्च होता है, कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसमें भी सेविंग करता है। अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड पासेस थ्रू दिस कैनल, और विश्व का 15% जो व्यापार है वह इसी स्वेज कैनल के मार्ग से होता है, स्वेज कैनल रूट से होता है, मेकिंग इट ए वाइटल चैनल फॉर ग्लोबल कॉमर्स। और यह ग्लोबल यानी कह सकते हैं कि विश्व व्यापार के लिए, ग्लोबल जो व्यापार है उसके लिए एक वाइटल चैनल, एक महत्वपूर्ण जो है चैनल प्रदान करता है, एक जीवंत चैनल जो है प्रदान करता है। द कैनल ऑल्सो होल्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये जो कैनल है, ये जो स्वेज कैनल है, ये क्या करता है? ये राजनीतिक और जो आर्थिक इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसमें योगदान देता है। जनरेटिंग सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर इजिप्ट, और इससे जो इजिप्ट है, इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। इजिप्ट जो है इसी को मिस्र देश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो मिस्र है इसको एक अच्छा राजस्व प्राप्त होता है इस कैनल से, एंड सर्विंग एज ए क्रूशियल एनर्जी सप्लाई रूट। और यह जो है ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण रूट है। इससे एनर्जी जो है उसको एक तरह से कहा जाता है कि ये सप्लाई का बहुत बड़ा रूट है। तो एनर्जी सप्लाई से मीनिंग है कि आप अपने जो भी आपका कंपनीज वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है, तो उसको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए आपके पास जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, तो वो मटेरियल्स को चूँकि सप्लाई करता है, तो किसी न किसी रूप में क्या है उसको हम कह सकते हैं कि एक जिसको स्थितिज ऊर्जा हम लोग साइंस में कहते हैं, रिजर्व एनर्जी, यानी उसी को हम यूज करके और फिर उसको हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि वो उसी से हम अपना बहुत सारा फैक्ट्री का काम वगैरह लेते हैं। तो वो एक तरह से एनर्जी ही है जो इस स्वेज कैनल के माध्यम से, इस रूट से, जो मैरीटाइम रूट है, शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये जो स्वेज कैनल है, ये जो है बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एनर्जी सप्लाई रूट भी है। इससे ऊर्जा का जो आपूर्ति है ये इस रूट के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से आज हमारा क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारा 24 और 25 है, ये समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग लॉन्ग और पढ़ेंगे, उसके बाद 2023 का जो हमारा PYQ है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं।